जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे संविधान की सूचियों के बारे में। संविधान की सूचियाँ, संविधान की जो सूचियाँ हैं, जो कि प्रथम सूची, आखिर इनका जो प्रावधान क्यों किया था, अनुसूची जो सूचियाँ हैं उनका प्रावधान किस लिए किया गया था, इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। जैसे इनकी जो सूचियाँ थीं, जैसे राज्यों के नाम थे, उनके राज्य क्षेत्र थे, पदाधिकारियों के जो कि वेतन थे, वेतन भत्तों से संबंधित पदाधिकारियों के जो कि शपथ प्रतिज्ञान थे, यानी इनको एक ऐसा ढांचे में डाला जाए कि इनको जो कि इनके प्रावधान एक अच्छे से समझ में आ जाए थे। और जो समवर्ती सूची है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके विषयों को भी ऐसे इस प्रकार से ढाला गया है कि हम जैसे आप पढ़ते हैं, कोई भी पेज पढ़ते हैं तो पेज नंबर को सीधे ढूंढते थे, तो इसी प्रकार से इनका जो उद्देश्य था, यानी पेजों के माध्यम से इनको अच्छे से ढूंढने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार से इन अनुसूचियों को संविधान में इसका समाहित किया गया था। अब जानते हैं प्रथम अनुसूची। सबसे पहले जानते हैं संविधान में जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। मूल संविधान मतलब जब संविधान बनकर प्रारंभ हुआ था तो उस संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था। यानी मूल संविधान, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम उन 8 अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, जो कि संविधान में 8 अनुसूचियों के बारे में सबसे पहले उनको हम एक एक से जानते हैं। जैसे प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची प्रथम अनुसूची यानी इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, जो कि राज्यों के नाम, वह राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र और इनकी सीमाएं और इनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। सीमाओं का उल्लेख क्या किया गया? उल्लेख किया गया। यानी राज्यों के नाम या राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और उनके जो सीमाएं हैं, उनका उल्लेख किसमें किया गया? प्रथम अनुसूची में किया गया है। प्रथम जो अनुसूची थी, इसमें 28 राज्य, जो कि वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। यानी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश किस में दिए? प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची, यहाँ पर एक बात देखने को है, इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे। एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अच्छे से यहाँ समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरी अनुसूची जो है किससे संबंधित है? यानी जो पदाधिकारी थे, उनके वेतन भत्तों को, पेंशन थी उनके,
उनके प्रावधानों का उल्लेख कहीं ना कहीं किया जाए। तो संविधान में जब ऐसा कोई प्रावधान नहीं था तो इनको एक अनुसूचियों के माध्यम से इनको दर्शाया गया, क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो सभी के भाग अलग अलग किए गए थे और सभी के पार्टों को भी अलग अलग किया गया था। तो इन जो वेतन थे, क्योंकि ये किसी भाग में नहीं आते हैं, तो इनको क्या है, अनुसूची में इनको डाला गया था। जो कि पदाधिकारी थे, जैसे राष्ट्रपति, पहले जान लें वेतन यानी किससे संबंधित है, वेतन भत्तों व पेंशन का भी इसके में उल्लेख किया गया है। अभी देखते हैं किस किस को वेतन भत्ते ये दिए जाते हैं, पेंशन, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति। जो राज्यसभा के सभापति हैं ये कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इनको ही, यानी इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों को समझाने के लिए अलग लिख दिया है। अगर आपको राज्यसभा के सभापति आए तो कौन होगा, उपराष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं होता, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है और गोला में से अंडर कर दिया है, क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आ जाए। और उपसभापति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसी के अंतर्गत आता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी इनका जो प्रावधान किया गया है किस अनुसूची में किया गया है, जो वेतन भत्ते हैं दूसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। और इसको जो मैंने लिखाए हैं इनको याद कर लेना, क्योंकि इसमें पूछा भी जा सकता है। केवल इसमें जैसे ज़्यादा पूछा तो यही जाएगा कि इसमें वेतन भत्ते किस अनुसूची में प्रावधान किए गए, दूसरी अनुसूची में। अगर ऑप्शन भी दे दिया जाए तो यहाँ पे इनको अच्छे से याद करके रख लेना। अब देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? जब सिंपल सा है, तीसरी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है, यानी शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। किसका? शपथ या प्रतिज्ञान, यानी
इसमें किसका प्रावधान किया गया? शपथ प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया। जो पदाधिकारी हैं, जो कि ये सभी अधिकारी हैं जिनकी शपथ किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? तीसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी जो अनुसूची है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके, जो कि राज्यों राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है, यानी सीटों को क्या गया बांटा गया है राज्यसभा में, उनका प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। यानी राज्यों राज्यों और जो कि राज्यों और उसके और संघ जो राज्य क्षेत्र होते हैं, जो कि भारत जैसे संघ राज्य क्षेत्र है, तो इनकी क्या है सीटों को राज्यसभा में क्या गया है, इनको आवंटन किया गया है, यानी बांटा गया है। इस प्रकार से राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। हाँ, सीटों का आवंटन किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? चौथी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची क्या है? जैसे अनुसूचित जो जाति क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र होते हैं, उनके साथ जो अन्याय होते हैं, तो उनके जो प्रशासन होते हैं, तो प्रशासन इसका क्या जिम्मेदार होगा? प्रशासन को जिम्मेदार प्रशासन जो होगा इनकी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। यानी अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा के प्रावधान, यानी इनसे जुड़े सभी सुरक्षा से जो प्रावधान हैं जो कि इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं उनको नियंत्रण करने के लिए इससे जुड़े प्रावधान किए गए हैं। जैसे अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, क्षेत्र से जुड़े प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यानी अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जो प्रशासन जो कि इनकी सुरक्षा करेगा, तो इनसे क्या है प्रावधान किए गए हैं। अब देखते हैं छठी अनुसूची, छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची, छठवीं जो अनुसूची है किससे प्रावधान किया गया है? जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, इसके जो विशेष जनजाति क्षेत्र हैं उनका प्रशासन का प्रावधान बंद किया गया है। जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय,
यानी त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, इसके जो विशेष जनजाति क्षेत्र हैं उनका प्रावधान किसमें किया गया है? अनुसूची 6वीं में प्रावधान किया गया है। यानी विशेष जनजाति क्षेत्र, यानी विशेष जनजाति क्षेत्र, विशेष जनजाति, विशेष जनजाति क्षेत्र, क्षेत्रों का क्या गया प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? 6वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची जो कि बहुत बड़ी है, जो कि इसमें कौन कौन सी सूची आती हैं? जैसे संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों का प्रावधान किया गया है। जब इन तीनों का प्रावधान किया गया है तो इसमें क्या है, ये क्यों बनाई गई हैं, इसमें क्या है, ऐसी क्या बात है, तो इनको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे संघ सूची, जब संघ सूची में जब मूल संविधान बना था कितने विषय थे? 97 विषय थे। यानी कितने विषय थे? 97, यानी 97 विषय थे मूल संविधान में, मूल संविधान में। जबकि राज्य सूची में कितने थे? यानी 66, यानी 66 विषय थे। जबकि समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे, यानी 47 विषय थे जो मूल संविधान में था, बनाया गया था। अब वर्तमान में इनकी संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है, और कुछ की क्या हो गया? घट गई है। जैसे संघ सूची में कितने विषय हो गए हैं वर्तमान में? 100 विषय हो गए हैं। जबकि राज्य सूची में कितने विषय हो गए हैं? 61 विषय, यानी पहले 66 थे तो घटकर कितने हो गए? 61 विषय। इसी प्रकार समवर्ती सूची में कितने विषय हो गए? 52 विषय, यानी पहले 47 थे, अब बढ़कर कितने हो गए? 52 विषय हो गए हैं वर्तमान में। अब इनको अलग अलग से प्रावधान, जो कि इन जो विषय दिए गए हैं इसमें किसका उल्लेख किया गया है, जैसे अब इनको हम एक एक से जानेंगे। जैसे संघ सूची है, इसमें किसका प्रावधान किया? जैसे प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, जैसे प्रतिरक्षा, जैसे विदेशी मामले, विदेशी विदेशी मामले, विदेशी मामले, नागरिकता, नागरिकता, जैसे संचार, संचार व डाक व तार, डाक, संचार या डाक, जो डाकें होती हैं, जो कि जो डाक विभाग होते हैं, उनका प्रावधान किस सूची में किया गया है? संघ सूची में प्रावधान किया गया है। अभी हम इनको समझेंगे, संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। पहले हम इनको एक एक से, पहले इनके विषय को जान लें, जब हम अच्छे से इनको विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसे संचार डाक हो गया, इसी प्रकार आयकर, आयकर, निगम कर, निगम कर, उसी प्रकार सेवा कर, उसी प्रकार सेवा कर, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, उसी प्रकार शेयर बाजार, शेयर बाजार, इसी प्रकार बीमा, बीमा, रेलवे, बीमा, रेलवे,
मुद्रा मुद्रा जनगणना जनगणना और रिजर्व बैंक। संघ सूची क्या है? संघ सूची जो कि केंद्र सरकार जो होती है संघ सूची के अंतर्गत आती है। यानी जो भी विषय होगा, जो विषय हैं ये विषय हैं, अगर इनमें केंद्र सरकार कोई भी सुधार करेगी, यानी कोई भी इसमें सुधार करना चाहेगी, जैसे प्रतिरक्षा के मामले, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, ये सभी मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो इसका जो इनको जो कि देख रेख में कौन करेगा कार्य? संघ सरकार यानी संघ सूची यानी केंद्र सरकार कार्य करेगी। उसी प्रकार राज्य सूची में भी कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो वहाँ पर मैंने इतने ही जो कि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आसानी से मिल जाएगा। उसी प्रकार राज्य सूची, जैसे राज्य सूची में पुलिस जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो रेल पुलिस होती है, ग्रामीण पुलिस होती है। तो रेल पुलिस और ग्रामीण पुलिस इसके अंतर्गत ही आते हैं। जैसे रेल व ग्रामीण दोनों इसी में आते हैं। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची का विषय के अंतर्गत आते हैं। जैसे और कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, बाजार व मेले, कृषि भूमि संपदा कर, यानी कृषि भूमि क्या होती है? क्या होती है? संपत्ति होती है, तो इसे संपदा कर कहा जाता है। इसी प्रकार पशुपालन, शराब है, पथकर। इसी प्रकार जो विद्युत पर जो कर होता है, विद्युत कर। उसी प्रकार कृषि जो होती है, कृषि पर कर होता है। जैसे कृषि पर जो कर होता है किसके अंतर्गत आता है? वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। कृषि पर कर, जो कृषि कर होता है, जैसे इन पर जो कानून बनाएगी, कौन बनाएगी? केवल राज्य सरकार ही इन पर क्या है? कानून बना सकती है। यहाँ पर कौन बनाती है? केंद्र सरकार। अब यहाँ है राज्य सूची का विषय, तो राज्य बनाएगी, यानी राज्य को ये सभी इन पर कानून बनाने का पूर्णतः अधिकार होता है। ये क्षेत्र सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं समवर्ती सूची। जब समवर्ती सूची दी है तो केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर ये दोनों इस पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। लेकिन एक स्थिति क्या होती है? जब इनमें क्या होता है? जब इनमें टकराव की स्थिति होता है तो क्या होता है? जब टकराव जो हो जाता है दोनों में कानून बनाते समय कि नहीं हम ये कानून बनाएंगे, तो केंद्र कहता है हम ये कानून बनाएंगे, राज्य कहता है हम दूसरा कानून बनाएंगे, ये हमें पसंद नहीं है। लेकिन जो केंद्र कहेगा तभी यहाँ पर क्या होगा? अनिवार्य माना जाएगा। यानी सीधा सिंपल है, जब इन दोनों में टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र यहाँ पर क्या होता है? केंद्र का कानून मान्य होता है। जैसे इसके अंतर्गत जो विषय होती हैं 52 विषय का उल्लेख किया गया है, जो वर्तमान में हम एक एक देखते हैं। शिक्षा है, शिक्षा पहले किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था शिक्षा पहले, जो कि वर्तमान में तो अब किसका है? समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आ गया है। जो कि पहले था किस सूची का विषय था?
राज्य सूची का विषय था, जिसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसे क्या कर दिया गया, इसे सम्मति सूची के अंतर्गत डाल दिया गया। जब उस समय क्या था, राज्य सूची का ये विषय था, 1976 में से सम्मति सूची के अंतर्गत बना लिया गया, क्योंकि यहाँ केंद्र का भी अधिकार होगा और राज्य का भी शिक्षा को सुधारने में क्या होगा, पूरा पूरा प्रावधान होगा। इसी प्रकार तो जो केंद्र सरकार ने अभी जो शिक्षा नीति बनाई है, तो इसमें क्या होता है, केंद्र का भी इसमें सहयोग होता है। इस प्रकार से इसे राज्य से हटाकर शिक्षा को केंद्र के अंतर्गत डाला गया, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर कार्य करेंगे। जैसे वन खाद्य पदार्थ जो होते हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, खाद्य पदार्थ ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। शायद पिछली जो यूपी पुलिस का जो पेपर गया है उसमें भी ये खाद्य पदार्थ के बारे में ये पूछा गया था कि खाद्य पदार्थ किस सूची का विषय है। तो किस सूची का विषय है, सम्मति सूची का विषय है खाद्य पदार्थ। इसी प्रकार कारखाने जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, न्याय, प्रशासन, संपत्ति का अर्जन या अधिग्रहण, यानी एक ही बात है, इसको अर्जन करना या मिलाना एक ही बात है। विद्युत, यहाँ क्या है, विद्युत है, जबकि यहाँ पे क्या है, विद्युत कर है। विद्युत पर जो कानून बनाएंगे, जो विद्युत होगी किसके अंतर्गत आएगी, सम्मति सूची के अंतर्गत आएगी। लेकिन विद्युत पर जो कर लेगा, कौन लेगा, राज्य सरकार लेगी। तो इसको ध्यान रखना है, विद्युत पर कर एंड टैक्स कौन लेता है, राज्य सरकार लेती है, जबकि विद्युत जो कि किसके अंतर्गत आएगी, केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण, उसी प्रकार समाचार पत्र जो पुस्तकें होती हैं, समाचार पत्र, पुस्तकें भी इसके किसके अंतर्गत आती हैं, सम्मति सूची का विषय है। जो कि पुस्तकें क्या होता है, पुस्तकें लिखी जाती हैं तो केंद्र सरकार ही तय करेगी इनको लागू करना है या नहीं करना है। जैसे राइटर लिखते हैं तो इनकी सबसे पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। जो कि कोई पुस्तक छपती है तो उसका कोई गलत प्रक्रिया मनमाने कोई एक्ट के तहत इसको छाप नहीं सकता। तो इसी किसके अंतर्गत आती है, सम्मति सूची का एक विषय है। इसी प्रकार ये कई बार पूछा भी गया है, जन्म मरण पंजीकरण, जन्म मरण पंजीकरण, यानी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना। दंड विधि प्रक्रिया, ये भी सम्मति सूची का विषय है। यानी किसी को जो दंड दिया जाएगा तो जो राज्य में जो न्यायालय होते हैं उनको तो प्रावधान दे दिए जाते हैं कि जो कि जो सेशन न्यायालय होते हैं तो उनको क्या भेजा जाता है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। यानी जो स्टेट लेवल के जो न्यायालय होते हैं उनमें फिर जब यहाँ से कोई सज़ा सुना दी जाती है तो यानी कोई भी
तो वहाँ पर इसको क्या किया है, इसको रेफर किया था, तो वहाँ पर इसको क्या करते हैं, सजा सुनाई जाती है, फिर इसको जो सर्वोच्च न्यायालय है तो फिर इसको वहाँ भेजा जाता है। यानी इसके दंड की जो विधि है किसके अंतर्गत आएगी, सम्मति सूची का विषय है। राज्य में इसमें सहयोग करेगा और केंद्र भी इसका सहयोग देगा। उसी प्रकार एक भी बहुत बार प्रश्न यूपी पुलिस में पूछा गया है, जैसे विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद, इन सभी का क्या है, इसका प्रावधान किया गया है। यानी संघ सूची में केंद्र जो कानून बनाएगी वो केंद्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि राज्य सूची में राज्य सरकार जो कानून बनाएगी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल राज्य सरकार के अंतर्गत ये सभी विषय को कानून बना सकती है। उसी प्रकार सम्मति जो सूची है, बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा सकते हैं, सम्मति सूची जो कानून बनाएगी कौन कौन मिलकर कानून बना सकते हैं, तो ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य प्लस राज्य और केंद्र सरकार दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा गया है, सम्मति सूची में कानून बनाते समय राज्य और केंद्र के बीच टकराव हो जाए तो किसका कानून विद्यमान रहेगा, तो किसका रहेगा, केंद्र सरकार का कानून विद्यमान रहेगा। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। जब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक मैं इसको जो सूची रहेगी उनको कंप्लीट करता हूँ। जैसे इनको जब तक अब हमने 7 अनुसूची कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची, संविधान में 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो कि 8वीं अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है, यानी जो संविधान में भाषाएं दी गई हैं उनका प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। यानी 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख, ये भी ध्यान रखना है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में आपके कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाओं का प्रावधान किया गया था। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं जो अनुसूची है जो कि पहला संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई थी। इसमें ये किससे संबंधित, भूमि सुधारों से संबंधित है। किससे संबंधित है, भूमि सुधारों से संबंधित है। जो कि भूमि सुधार थे उनमें कुछ प्रावधान किए गए थे। जैसे भूमि सुधार क्या थे, जैसे पहले जो कि हम पिछले बहुत पहले जा सकते हैं, तो जो भूमि थी उनके लिए कुछ कानून बनाए गए थे, नियम बनाए थे। तो इस प्रकार से सभी के जो ज़मीनें होती हैं तो क्या होती हैं, नाम होती हैं, तो उनके द्वारा क्या हो, कागज़ों को अच्छे से बना कानून नियम बनाए गए थे कि यह इसकी ज़मीन है। इस प्रकार से तमाम नियम एवं कानूनों में क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। इनों में नियम बनाए गए थे भूमियों के बंटवारे के लिए। तो इसमें क्या प्रावधान किया, भूमि सुधारों के लिए भूमि व जमीन अनुमूलन के लिए क्या क्या नियम बनाए गए थे। ये किससे संबंधित है, भूमि सुधार अधिनियम से। यानी इसको पहले
पहला संविधान संशोधन, ये बहुत बार पूछा गया है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, ये पूछा गया। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन 1951 में कब जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन 1951 में। यह आपको सीधे पूछ लिए जाता है, तो इसको अच्छे से याद करके रखना। किससे संबंधित है, भूमि सुधारों से संबंधित है। किससे, भूमि सुधारों भूमि सुधार अधिनियम यानी भूमि सुधार अधिनियम, जो कि भूमि सुधारों के लिए क्या गया था, इसमें सुधार किया गया था। भूमि के जो बंटवारे होते थे उनके लिए क्या गया था, इसमें प्रावधान किया गया था। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 1985 में इसको जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन के तहत से जोड़ा गया था। यानी 52वां, बहुत बार पूछा गया, 52वां संविधान संशोधन। बावनवां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसके तहत क्या गया था, इसको संविधान में 1985 में से जोड़ा गया था। 1985 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में। ये पूछा जा सकता है 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 52वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1985 में। ये संबंधित किससे है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये संबंधित किससे, दल बदल विरोधी कानून, यानी किससे संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून। ये क्या होता है, इसको पहले हम अच्छे से समझते हैं। दल बदल विरोधी कानून क्या होता है, जो कि वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टी होती हैं एक दूसरे से गठबंधन कर लेती हैं। सबसे सिंपल तरीका है समझने का, यही एक सबसे आसान तरीका है समझने का, जो कि वर्तमान में राजनीतिक पार्टी होती हैं। जब कोई पार्टी गठबंधन के तहत कोई जीतती है, लेकिन जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, ये दोनों में टक्कर हो रही है, तो बीजेपी अलग है और कांग्रेस अलग है। और कांग्रेस में अन्य जो पार्टी जैसे बसपा है, सपा है, ये सभी पार्टी क्या हो जाएं, मिल जाएं। टीएनसी है, जैसे तेलंगाना की पार्टी है, इस प्रकार से सभी पार्टी मिल जाएं। लेकिन जो इनकी सीट निकलेंगी, जैसे बसपा है, सपा है, इनकी जो सीटें निकलेंगी, तो इनकी सीटें इनमें तो काउंट की जाएंगी, लेकिन इसके जो सदस्य होंगे, जो कि इसके सांसद होंगे, जब सांसद होंगे तो इनको क्या करेगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी जो संसद की जो सीटों से जो निकला है वो ही उन्हीं सीटों पर सदस्यता रहेगा। लेकिन ये इनका क्या हो जाएगा, विलय इसमें कर दिया जाएगा, कांग्रेस में इन पार्टियों की सीटों का विलय कर दिया जाएगा। यही इसका सिंपल तरीका है। तो इसको समझने का सबसे बहुत आसान तरीका है। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, जो कि पहले इसको जानते हैं। इसको जोड़ा कब गया था, इसको जोड़ा 73वें संविधान संशोधन के तहत। ये सभी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस के में भी, और सभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी ये यहाँ से पूछा भी जाता है। 73वां संविधान संशोधन
संविधान संशोधन 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ये संबंधित किससे? पंचायतों से। पंचायतों किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। इसमें जो विषय दिए गए हैं 29, ये सभी पूछे जाते हैं। 29 विषय का प्रावधान किया गया। ये विषय क्या है? सबसे पहले जानते हैं ये विषय क्या है। विषय यानी जो पंचायतें दी गई हैं, इनके कार्य क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से कार्य करने का प्रावधान किया गया है इन विषय के माध्यम से। यानी 29 प्रकार के जो पंचायतें होती हैं, जो ग्राम पंचायतें होती हैं, उनमें 29 प्रकार के कार्यों का प्रावधान किया गया है। इनको इस प्रकार से इनको बांटा गया है। पूछा भी जा सकता है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन कब जोड़ी गई थी? 1992 में। किससे संबंधित है? पंचायतों से। और कितने विषय हैं? 29। ये 4 ही इससे महत्वपूर्ण हैं। ये 4 ही इससे पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के तहत। 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93 संबंधित किससे है? नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। इसमें विषय कितने हैं? 18। इसमें कितने विषय दिए? 18। ये पूछा गया है। हाँ, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से। कब जोड़ी गई थी? 1992-93 में। यानी अब 92-93 का मतलब क्या है? इसका जो विधेयक था 1992 में प्रस्तावित कर दिया गया था, लेकिन इसे 1993 में लागू किया गया था। इस प्रकार से इसे 1992-93 में थोड़ा सा समय था इनके बीच में, तो इसलिए इसे 1992-93 का बीच समय माना जाता है। किससे संबंधित? नगर पालिका से। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ये विषय किससे संबंधित हैं? नगर पालिका के कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगर इनमें 92-93 दोनों ही ऑप्शन में आया तो आपको क्या टिक करना है? तो टिक करना है आपको 92, ये राइट है। अब इनको याद कैसे करें? जब हमने पहली अनुसूची पढ़ी थी, तो पहली अनुसूची को सबसे पहले आपको याद कर लेना है। किससे संबंधित है? राज्यों को और राज्य क्षेत्रों को। और चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों की जो सीटों का आवंटन किया गया है जो राज्यसभा में, उनसे संबंधित है। तो प्रथम अनुसूची का जैसे प्रथम अनुसूची है उसका ट्रायल ऐसे करके बनाएं, तो इन दोनों को जोड़ा से बनाएं, प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची, क्योंकि दोनों में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों याद हो जाएंगी। और दूसरी और तीसरी अनुसूची दोनों पदाधिकारियों से संबंधित हैं। एक में वेतन, एक में क्या है? पदाधिकारियों की शपथ। सबसे पहले वेतन आएगा, जब वेतन खत्म हो जाएगा तो ऐसे एक तरीके से याद करना, जैसे वेतन है, आपकी जॉब लगी कहीं पर तो आपको वेतन मिल रहा है। जब आपका वेतन खत्म हो जाएगा यानी आपकी जॉब ही पूरी हो जाएगी तो आप क्या कर देंगे? बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो कहते हैं शपथ ले ली, तो आपने क्या हो गया? अब मैंने क्या कर लिया? इससे संन्यास ले लिया, मैंने शपथ ले लिया। अब मैं कभी जॉब मेरी उम्र हो गई तो मैं इससे शपथ ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से पदाधिकारियों को शपथ या जो नियुक्ति होती है उस समय भी बोल सकते हैं कि मैंने, जब जॉब लगती है तो मैंने नियुक्ति ले ली। तो इस प्रकार से इनको दोनों को एक जोड़े के माध्यम से याद करें। अब देखते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची, क्योंकि दोनों अनुसूचियां किससे? एक तो विशेष अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से है और एक राज्यों के जो विशेष जनजाति क्षेत्र उनका प्रावधान किया गया है। जबकि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इनको दोनों को एक साथ कंबाइंड करके इन दोनों को याद करें। और 7वीं अनुसूची को, क्योंकि ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी 7वीं अनुसूची, क्योंकि यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि विषय, ज़्यादातर विषय बहुत बार पूछे गए हैं सम्मति सूची में। सम्मति जो अनुसूचियाँ हैं इसमें जो कि ज़्यादातर विषयों का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची संविधान में किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। कितनी भाषाओं का मूल संविधान में उल्लेख था? 14 भाषाओं का। 9वीं अनुसूची
का प्रावधान कैसे किया गया है। जैसे मुझे लगता है आपको अच्छे से प्रावधान, जैसे 9वीं अनुसूची है, पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जो कि 1991 से जोड़ा गया था। किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम से। अब इनको 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ा बनाकर इसको याद कर सकते हैं। ये किससे है? पंचायतों से, जबकि ये किससे है? नगर पालिका से। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो भी ये पढ़ाई पढ़ सकते हैं और फ्री में भी कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे वो आसानी से सभी को कर सकते हैं। और बेल आइकन की भी ऑन करके रखें। जब भी वीडियो मैं आपके लिए समय समय पर लेके आता रहूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले ऊपर ही आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।